नमस्कार, मैं सुशील सिंह द रसायनम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए जीएस के इतिहास सेगमेंट में हम लोग आगे चलते हैं। जी, कल के सेगमेंट में हम लोग वैदिक काल तक देख चुके हैं। ठीक है, वैदिक काल क्या महाजनपद काल तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मगध का उत्कर्ष भी हो चुका है। आज हम लोग मौर्य काल देखेंगे। मौर्य काल, ठीक है, मौर्य काल। देखिए, मौर्य काल लगभग आपने देखा कि 300 बीसी से लेके 200 बीसी के बीच में हम लोग मौर्य काल को पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य काल में ये व्यवस्थित या ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे। ठीक है, जैसे अशोक के शिलालेख भी मिलेंगे और साहित्य में देसी और विदेशी साहित्य भी मिलेगा, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी मिलेगा, मेगास्थनीज की इंडिका मिलेगी। ठीक है, तो मौर्य काल पहली बार एक व्यवस्थित साम्राज्य आपके समक्ष आ रहा। ठीक है, अभी तक आपने देखा किस तरह मगध का उत्कर्ष हुआ, 16 महाजनपदों पे वो नियंत्रण स्थापित किया। अब मगध पे ही एक बड़ा साम्राज्य आ रहा है। नंद वंश का उन्मूलन करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जा रही है। ये पहला केंद्रीकृत साम्राज्य आपके लिए है, नियोजित साम्राज्य आपके लिए है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आइए देख लिया जाए, साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर देखते हैं। ठीक है, साहित्य कौन कौन से, ठीक है, तो आप ये देखेंगे यहां पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो आप ये देखेंगे कि कौटिल्य का अन्य नाम क्या है। बचपन में इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता था, विष्णुगुप्त। ठीक है, और इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य। ठीक है, तो आप ये देखेंगे इनके अन्य नाम, ठीक है, विष्णुगुप्त, चाणक्य। ठीक है, बचपन में विष्णुगुप्त कहा जाता था। इनकी जो पुस्तक आ रही है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस पे आधारित है, तो ये राजनैतिक प्रशासन पे आधारित बुक है, नैतिक प्रशासन पे आधारित ये बुक है। ठीक है, राजनैतिक प्रशासन पे आधारित ये बुक है। इसका मुख्य विषय क्या है, राजनैतिक प्रशासन है, ना कि आर्थिक। ठीक है, नाम इसका अर्थशास्त्र है लेकिन काम इसका क्या है, राजनैतिक प्रशासन के बारे में या प्रशासन से संबंधित ये पुस्तक है अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए, अब इन्हीं अर्थशास्त्र के माध्यम से हम लोगों को देखना है कि मौर्य वंश में, क्योंकि ये पूरा मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है पुस्तक। ठीक है, तो आइए देखिए, कौटिल्य को इसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, मैकियावेली की जो पुस्तक थी उसे कहा गया है द प्रिंस। ठीक है, मैकियावेली की जो पुस्तक थी वो है द प्रिंस, और इसी द प्रिंस की तुलना किससे की गई है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र भारत का द प्रिंस है और कौटिल्य क्या है, भारत के, ठीक है, मैकियावेली कहे गए। ठीक है, तो आइए देखा जाए कि अर्थशास्त्र में वर्णन क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन है, राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन है, सिद्धांतों का वर्णन। ठीक है, राज्य की सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन यहां पर मिलता है। ठीक है, दूसरा, राज्य के सप्तांग सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं वो है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, ठीक है, दुर्ग,
कोश सैनिक, और लास्ट में है मित्र। यही राज्य के सप्तांग सिद्धांत है। मतलब अर्थशास्त्र कहता है या कौटिल्य कहते हैं किसी राजा मतलब राज्य कंप्लीट होने के लिए राजा चाहिए, उसका मंत्री चाहिए या मात्य चाहिए, और एक क्षेत्र चाहिए जनपद, और वो दुर्गों से घिरा हो, सुरक्षित हो, एक पर्याप्त कोष चाहिए, उसके पास सैनिक होने चाहिए और उसके मित्र होने चाहिए। अगर इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उस राज्य जो है अपने कंप्लीट अवस्था में नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन। और कौटिल्य ने क्या कहा? कहा कि यहाँ राजस्व कर जो है 1/4 लिए जाते थे। भू राजस्व, भू राजस्व जो थे, इन्होंने कहा भू राजस्व जो थे, भू राजस्व 1/4 लिए जाते थे। ठीक है, इनके अनुसार। ठीक, इन्होंने कहा कि कुल 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष थे। अध्यक्ष, ठीक है, मतलब तीर्थ मतलब विभाग से मतलब समझिएगा कि 18 विभाग और 27 अध्यक्ष थे। इनकी चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है, तो ये कौटिल्य जो है इन चीजों की जानकारी देता और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी, होल पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कौटिल्य का अर्थशास्त्र देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा साहित्य आपके समक्ष आएगा मेगास्थनीज के इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका, इंडिका, ठीक है, इंडिका, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, इंडिका, जो मूल रूप में नहीं प्राप्त हुई है, नहीं प्राप्त हुई, है ना? ठीक है, कैसे प्राप्त हुई है? जो विदेशी इतिहासकार थे, स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लिनी, ये सब, इनके कुछ प्रतियों का संकलन करके इंडिका को मूल रूप में बनाया गया। ठीक है, तो ये आप जानिएगा, ये मूल रूप से प्रति नहीं मिल पाई है, किताबें नहीं मिल पाई है, कई इतिहासकारों के द्वारा जो है इसे संकलित किया गया। ठीक है, टॉपिक वाइज। चलिए, इंडिका मेगास्थनीज क्या बताता है? तो ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आके राजदूत के रूप में रहता है। तो मेगास्थनीज क्या करेगा कि दरबार में है तो दरबारी चीजों के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी कौन सी पुस्तक दे रही है? तो पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य के बारे में तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र देगा, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में जानकारी, ठीक है, कौन दे रहा है? मेगास्थनीज की इंडिका। इन्होंने कहा कि भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त है। भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त थे, विभक्त थे। ठीक है, इन्होंने 7 भागों में विभक्त बताया। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, नहीं पड़ते थे, यहां ये चूक जाते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा भारत में दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, तीसरा कहा कि भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब ये 3 चीजें जो है यहां पे मेगास्थनीज चूकता हुआ दिखाई देता है। तो आपसे पूछा जाएगा अकाल की चर्चा, अगर आपसे कहा जाए अकाल की चर्चा, तो मेगास्थनीज जो है, आप ये यहां पे देखेंगे कि यहां पे सौहगौरा अभिलेख, सौहगौरा गोरखपुर के आसपास, और यहां पे महास्थान, महास्थान
ठीक है, महास्थान है, ठीक है, बांग्लादेश में आजकल है, ठीक है। और सौगौरा और महास्थान से अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अशोक आदेश देता है अधिकारियों को कि समुचित व्यवस्था किया जाए। तो अकाल की चर्चा कहाँ मिल रही है? सौगौरा और महास्थान से। मेगास्थनीज कहता है कि यहाँ पे अकाल नहीं पड़ते, अब वो राजधानी में बैठा हुआ है, ठीक है, तो इन चीज़ों से वो उसे ज्ञात नहीं हो पाया, ठीक है। दूसरा कहता है दास प्रथा का जानकारी नहीं है, यहाँ भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं थी। दरअसल उसने जो भारत के समाज को देखा तो यहाँ का दास और यूरोपियन दास में एक भिन्नता। यूरोप के जो दास होते थे वो इमोशंस से काम नहीं करते थे, बल्कि अपनी जो ड्यूटी है टाइम टू टाइम आए और फिर उनसे कोई लगाव नहीं है, जहाँ पे वर्क करते हैं उन्होंने टाइम से वर्क किया और फिर अपना चले गए, ठीक है। लेकिन भारतीय दास जो है परिवार का हिस्सा बन जाते थे। तो आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में रामू काका जैसे दास थे, ठीक है, जो घर के गार्जियन की तरीके से चाबी रखना, पूरी जिम्मेदारी संभालना। तो ऐसी स्थितियों में मेगास्थनीज ऐसे लोगों को देख के उसे समझ में आया कि ये तो घर के ही सदस्य थे, इसलिए वो दास प्रथा पे कि दास प्रथा नहीं पाई जाती। वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी चूक गया। और तीसरा, लेखन कला भारतीयों को नहीं से जानकारी नहीं थी, तो अगर ऐसा होता तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कैसे लिखा जाता, ठीक है। तो ये 3 चीजों में मेगास्थनीज चूक गया और आपसे पूछा जाता है। तो ये तो हो गया मेगास्थनीज का विवरण भारतीय। और यहाँ पे इसने बताया कि भारत में 1/6 भू राजस्व की दर थी, ठीक है, भू राजस्व की दर जो है 1/6 थी, ठीक है, सॉरी, मेगास्थनीज ने बताया था 1/4, ध्यान रखिएगा, और 1/6 जो बताया था ये कौटिल्य ने बताया था, ठीक है, कौटिल्य, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कौटिल्य ने 1/6 बताया था, ठीक है। आइए पीछे वाला देख लिया जाए, ठीक है, कौटिल्य ने, हाँ ये 1/6 होगा, ध्यान रखिएगा, 1/6 कौटिल्य बताता है और मेगास्थनीज जो बताता है 1/4, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं कुछ और साहित्य, जैसे जिसके बारे में मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे विशाख दत्त, इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा, वृषल अर्थात कुलहीन कहा, कुलहीन। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा, बताया है। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देगी। और भी कुछ पुस्तकें हैं, क्षेमेंद्र की है बृहद कथा मंजरी, ठीक है, क्षेमेंद्र की है बृहद कथा मंजरी, इससे भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती। और एक पुस्तक है सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर की कथा सरित सागर, ठीक है, कथा सरित सागर, ये भी पुस्तक जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तकों में आपने क्रम से देखा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी और सोमेश्वर की कथा सरित सागर। इससे मौर्य वंश पे प्रकाश पड़ता है। आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। देख लीजिए, थोड़ा सा अशोक के कुछ यहां पे शिलालेख भी हैं, ठीक है, चलिए वहां पे चर्चा हो जाएगा। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, आप देखेंगे 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक इनकी टाइमिंग, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इनको जो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, इन्हें वृषल कहता है, ठीक है।
आपने चर्चा कर लिया है, ठीक है। और यूनानी साहित्य जो है, यूनानी साहित्य इनको कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इन्हें सेंड्रोकोटस कहते हैं। कोटस, ठीक है। यूनानी साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते हैं। कौन कौन है? स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, ऐसे विद्वान इनको कहते हैं कि ये सेंड्रोकोटस। अच्छा, इसका जो है सेंड्रोकोटस का जो है तात्पर्य किसने चंद्रगुप्त मौर्य से लगाया? तो आप देखिएगा विलियम जोन्स जो है, ठीक है, विलियम जोन्स साहब ने सेंड्रोकोटस का तात्पर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य से लगाया। और विलियम जोन्स साहब ने 1786 में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स साहब ने 1786 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ठीक है। और इसी से जो भारतीय किताबें थी उनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। तो चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है, पहली किताब थी, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी किताबों का इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से, ठीक है, इसी के माध्यम से अनुवाद होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। और इन्होंने ही सेंड्रोकोटस की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से लगाई, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। तो जैसा कि आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या करके, ठीक है, नंद वंश का उन्मूलन करता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है, ठीक है। इस क्रम में आप देखेंगे कि 304/5 भी दिया रहता है कहीं कहीं बीसी के आसपास, ठीक है। जस्टिन कहता है, यूनानी इतिहासकार जस्टिन कहता है कि इसकी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से मुलाकात की थी, ठीक है। तो 304 और 5 बीसी के आसपास आप देखेंगे देखिए ये मगध है, ठीक है, मगध यहां का सम्राट है और सेलुकस यहां पे है, सेलुकस, ठीक है। तो 304 और समथिंग 5 ले लीजिए, ठीक है, बीसी के आसपास सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये हराता है, ठीक है। और सेलुकस की जो पुत्री है हेलना, इससे चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये क्या करता है, विवाह करता है। और यहां से आप देखेंगे 500 हाथी ये देता है किसको, सेलुकस को देता उपहार स्वरूप में। इससे आपको ये समझना चाहिए कि इन प्रांतों में हाथी जो है पाई जा रही, यहां पे हाथी नहीं पाई जाती, 500 हाथी। और ये क्या करता है, सेलुकस क्या करता है, अपने उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को 5 प्रांतों को, जैसे एरिया हैरात, ठीक है, ये सब एरिया जो है, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया जो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, उपहार में देता है, ठीक है। ये मान लिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है। तो अब आप देखिए मगध का शासक जो है दक्षिण का लेते इतना इसका मगध का साम्राज्य कितना व्यापक साम्राज्य होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पहला व्यवस्थित और व्यापक साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का दिखाई दे रहा है। किससे, सेलुकस जो ये सिकंदर का जो है गवर्नर था, ठीक है, इसे पराजित करता है कब, 304-5 में। जस्टिन भी कहता है कि 304-5 के आसपास, ठीक है, सिकंदर से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई थी। जस्टिन का कथन सुन लीजिए, ये क्षेत्र को आप देख लीजिए कि कितना ताकतवर हो चुका था ये,
ठीक है। इस क्षेत्र से आप समझ सकते हैं कि यहां बंगाल से लेके उत्तर पश्चिम ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का जो है साम्राज्य है, ठीक है। और इसकी पुष्टि जो करता है, जस्टिन ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 5 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया। इसी बात को प्लूटार्क भी जो है बताता है, ठीक है, कि 5 लाख की सेनाओं से पूरे भारत को रौंद दिया। और आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक होगा जो दक्कन में गुजरात, मालवा, ठीक है, और ये महाराष्ट्र, इन सेक्टर में पहली बार विजय प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो दक्कन क्षेत्र को विजित करने वाला भी शासक, ये पहला शासक आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यापक साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक। और क्या देखना है? देखना यह है कि आप देखेंगे इसी के समय में जैन धर्म की जो है पहली जैन संगीति होती है, और इसी के समय में अकाल पड़ते हैं, जिसकी चर्चा सौगौरा और महास्थान से प्राप्त होता है, ठीक है। अकाल पड़ते हैं जिसके वजह से चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, इस मगध क्षेत्र से चला आता कहां पे, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका किसके साथ में आता है? भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु के साथ में ये कर्नाटका आ जाता है। लेकिन मगध में कौन रह जाता है? तो आप देखेंगे मगध में रहते हैं स्थूलभद्र, ठीक है। ये मगध में रहते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। और जैन धर्म 2 भागों में, फिर उसी समय जैन संगीति का आयोजन होता पाटलिपुत्र में, जिसमें जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय जो होता है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाते हैं? स्थूलभद्र। और भद्रबाहु जो हो जाते हैं ये दिगंबर संप्रदाय के, ठीक है, संस्थापक होते हैं। इनका मानना है कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, इसके बाद जो भी वस्त्र, जो भी चीजें धारण करता है, ये माया जनित है, ठीक है। तो ये बिना दिगंबर हैं जिनका अंबर जो है आकाश है, ठीक है, ये बिना वस्त्र के रहे, ठीक है। लेकिन श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। तो इन 2 भागों में यहां पे अकाल पड़ने की वजह से, ठीक है, अकाल पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत आते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे जो है प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं दक्षिण भारत में जब भद्रबाहु के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, तो यहीं पे श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर, बेलगोला नामक स्थान पर, ठीक है, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर एक चंद्रश्री पहाड़ी है। चंद्रश्री पहाड़ी पर संलेखना पद्धति द्वारा, संलेखना या संथारा, ठीक है, संलेखना या संथारा पद्धति द्वारा जो है, खैर संलेखना और संथारा, ठीक है, दिगंबर, श्वेतांबर इस तरह से अपना मानते हैं, ठीक है। तो संलेखना और संथारा पद्धति द्वारा अन्न जल त्याग करके अपने प्राण की आहुति दे देते। कहां पे? कर्नाटका में, ध्यान रखिएगा, यहां पे करना। और यही इनके साम्राज्य का लास्ट वाला छोर भी दिखाई देता, ठीक है। तो भी यहां पे संभव हो पाया होगा, ठीक है। तो यहां पे ये क्या करते हैं, संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों की आहुति दे देते। इसी में आप देखेंगे आगे के शासक जो है पूर्व मध्यकाल का, ठीक है, राजमल चतुर्थ, गंगवंशी शासक है राजमल चतुर्थ, ठीक है। वो उसी का मंत्री है गंगा भट्ट, जिसने आप देखेंगे कि यहां पे बाहुबली की मूर्ति स्थापित कराता है, ठीक है। और बाहुबली कौन थे? ऋषभनाथ प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनके पुत्र थे। बाहुबली की मूर्ति स्थापित कराता है, ठीक है। और यहीं पे आप देखेंगे आगे चलकर महामस्तकाभिषेक नामक उत्सव मनाया जाता है, अभी भी मनाया जाता है जैनों का उत्सव। कहां पे? यहां पे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहां पे एक तीर्थ के तौर पे विकसित हुआ, ठीक। तो ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग आगे शासक चलते हैं बिंदुसार। बिंदुसार बिंदुसार 298 BC से 273 BC, ठीक है। बिंदुसार
अभी आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य था जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। ये है आजीवक संप्रदाय से। बिंदुसार किस संप्रदाय से है? आजीवक संप्रदाय से। ठीक है, आजीवक संप्रदाय से। ठीक, और इसकी उपाधि क्या है? ठीक है, इसे अमित्र घात कहा गया है। मतलब दुश्मनों के लिए घाती कहा गया, ठीक है, विनाशक कहा गया। ठीक, तो इसे अमित्र घात कहा गया और इसे सिंहसेन भी कहा गया। ठीक है, जैन साहित्य में इसे सिंहसेन भी कहा गया। ठीक है, लेकिन आप याद रखिए अमित्र घात। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसी के दरबार में डायमेकस आता है। डायमेकस कहां का शासक है? ये सीरिया का। सीरिया के शासक हैं एंटियोकस। एंटियोकस का राजदूत है डायमेकस। ये आता है बिंदुसार के दरबार। बिंदुसार इससे क्या मांग करते हैं? 3 वस्तुओं की मांग करते हैं। क्या? मीठी शराब, शराब, ठीक है। दूसरा क्या मांग करते हैं? सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। और क्या मांग करते हैं? दार्शनिक की मांग करते हैं। ठीक है, दार्शनिक की मांग करते हैं। इसने कहा कि हमारे देश में यूनान में दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं होता है, जिसकी वजह से दार्शनिक तो नहीं भेजता है, सूखी अंजीर और मीठी शराब भेजता। कहां से? सीरिया से भेजता है। इससे यह पता चलता है कि मौर्य काल में सीरिया जैसे देश से व्यापार वाणिज्य या सांस्कृतिक संबंध थे। ठीक है, दूसरा जो है मिस्र का आता है राजदूत डायनोसियस। ठीक है, कहां का है? मिस्र का है, मिस्र का। ठीक है, वहां का शासक है टालमी फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस, ठीक है। तो टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत आता डायनोसियस। किसके दरबार में आता है? बिंदुसार के दरबार। इसके पहले कौन सा राजदूत आया था? ठीक है, तो आप देख रहे हैं मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। बिंदुसार के काल में क्या आया? डायमेकस आया और डायनोसियस आया। डायनोसियस कहां से है? मिस्र, अफ्रीका से है, नील नदी के किनारे मिस्र है, ठीक है, अफ्रीका में, वहां से आ रहा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि मौर्य काल का जो विस्तार था, सांस्कृतिक संबंध थे, विश्व के अनेक देशों से दिखाई देते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक विद्रोह होता है। तक्षशिला में, ये मगध से शासन हो रहा है, ठीक है, और यहां पे तक्षशिला है, ठीक है, और इसी तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। ठीक है, और इसी के विद्रोह के दमन के लिए आप देखेंगे उज्जैनी से, उज्जैनी का प्रशासक होता अशोक। ठीक है, तो अशोक को क्या भेजता है? तक्षशिला भेजता है, और आप देखेंगे कि तक्षशिला पे विद्रोह का दमन करता है। ठीक है, सुसीम भी जाता है बड़ा भाई, ठीक है, विद्रोह का दमन करने। अशोक भी जाता है। हम लोग अशोक इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये पूछा जाएगा अशोक सम्राट होने से पहले कहां का प्रशासक था। तो आप देखेंगे इसके पहले आप उज्जैनी अवंती वाले सेक्टर में देखें, अवंती की राजधानी थी, तो अवंती का प्रशासक था या उज्जैनी का प्रशासक था अशोक, जो जाके तक्षशिला में विद्रोह का दमन करता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पे ध्यान रखिएगा। और बिंदुसार क्या है? ये आजीवक संप्रदाय से है। ठीक है, तो इन सब चीजों की यहां पे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आगे हम लोग अगला शासक हम लोग देखेंगे अशोक। ठीक है, अगला शासक देखेंगे अशोक। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेगमेंट में। धन्यवाद।